मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे और ग्रामर का हमारा टॉपिक रहेगा टेंसेस। टेंसेस जिसको कि हम काल कहेंगे और काल को समय के द्वारा यानी टाइम के द्वारा इसको जाना जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ये टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस जिसको कि हम कहेंगे हिंदी में जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। और देन सेकंड आता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे भूतकाल जो कि बीत चुका है। और देन फिर हम थर्ड कहेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य जो कि आगे भविष्य में होने वाला है, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। अब हम सबसे पहले इसको जानने के लिए हम शॉर्ट रूप में इसका टेंस चार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो टेंस चार्ट में अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज होती है। और हिंदी में जिसमें हम कहेंगे कि ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। देन इसके बाद हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम प्लस वी1 प्लस आईएनजी। और इसके हिंदी में जिसका फॉर्मेट जिसमें हम कहेंगे रहा है, रही है, रहे हैं एट्सेट्रा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है, चुके हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। सिंस जो है वह निश्चित समय के लिए यूज़ में लेते हैं और फॉर अनिश्चित समय के लिए। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है जो चीज़ बीत चुकी है ना, जिस कार्य को हम पहले से ही कर चुके हैं। पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस जो कि बीत चुका है उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस, जो कार्य हम कर चुके हैं, है ना। तो पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में इसकी वर्ब की V2 लगेगी यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। देन इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वह डिड होगी। तो इसमें हम कहेंगे कि पास्ट टेंस यानी ता था, ती थी, ते थे हिंदी वर्ड। और इसके अलावा हम कहेंगे आया, गया, की, ली, दी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका फॉर्मूला होगा वॉज, वर प्लस V1 प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में जिसमें हम वर्ड कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। देन इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस, जिसका हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि कंटिन्यूस चला आ रहा था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जो कंटिन्यूस होता चला जा रहा था। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट यानी इसमें फॉर्मूला इसका होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम कहेंगे कि इसका हिंदी में इसको हम कहेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी जो कार्य हो चुका था, है ना। तो इसमें हम कहेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसके पश्चात हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हम कहेंगे फॉर्मूला इसका होगा हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंस जो है इसमें हम सिंस और फॉर जो है हम टाइम सूचक शब्दों के लिए सिंस और फॉर लगाते हैं। तो सिंस जो होगा वह हमारे निश्चित समय के लिए होगा, जैसे सिंस 1988। और फिर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो 2 आवर्स, जैसे हमने कहा 2 आवर्स,
2 आवर्स से हम कोई वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए टाइम सूचक शब्द लगेगा 4। तो इसके पश्चात हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर का मतलब होता है कि आने वाला, आगे आने वाला, कि हमारे साथ आगे अब क्या घटित होगा, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की इसका फॉर्मूला होता है विल, सेल प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब होता है कि आएगा, आएगी, आएंगे, इसमें हिंदी वर्ड लगेंगे आएगा, आएगी, आएंगे। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि जो फ्यूचर का कार्य है जो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, लेकिन भविष्य में भी वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी लगातार वह जारी रहेगा। तो इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे विल बी, सेल बी प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका हम कहेंगे आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब फ्यूचर से तो इंडिकेट वही हो गया कि भविष्य की बात करने, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट यानी इसको हम कहेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्योंकि अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो गया कि जो कार्य फ्यूचर में तो है, हम कर रहे होंगे, लेकिन वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार उसको जारी रखा जाना। तो इसका फॉर्मूला होगा विल हैव, सेल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर और सीन्स और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि ING तो हम लगाएंगे, और सीन्स और फॉर क्या होता है, सीन्स और फॉर टाइम सूचक शब्दों के लिए इसको सीन्स और फॉर को यूज़ किया जाता है, जिसमें सीन्स जो है वो एक फिक्स टाइम के लिए उसको यूज़ किया जाता है, और फॉर जो है फिक्स मीन्स निश्चित समय होता है उसका, उसके लिए सीन्स को यूज़ किया जाता है। और फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए, जैसे अपन कहते हैं कि 2 आवर्स, वी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो हम स्टडीइंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फॉर 2 आवर्स। ये 2 आवर्स हम कर रहे हैं, लेकिन वो 2 आवर्स क्या हैं, फिक्स नहीं है कि वो 2 आवर्स कौन से समय के हैं, कौन सा टाइमिंग के हैं। तो ऐसे में हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉरवर्ड का टाइम सूचक शब्द हम यूज़ करेंगे फॉर। देन इसके पश्चात हम स्टार्ट करते हैं अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका अपना अब हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, यानी जिसे हम कहेंगे वर्तमान काल, यानी वर्तमान समय की हम बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट काम को करने वाला कर्ता होता है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कर्ता। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, और ऑब्जेक्ट होता है कर्म। कर्म मीन्स जिसको कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है, कि जैसे हमने गाना गाया, तो हमने क्या गाया, गाना गाया, तो गाना गाया वो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और जिसको हिंदी में हम कहेंगे कर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे कि आई ईट मैंगो, ठीक है, कि मैं आम खाता हूँ। जैसे अपन ने बात करी, जब अपन ने टेंस चार्ट क्लियर किया, उसी का डिटेल हम आगे पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी में शब्द आते हैं ता है, ती है, ते हैं। तो इसमें लिखा है कि आई ईट मैंगो, यानी आई मीन्स में, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें, और मैंगो में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें हमारे द्वारा किसी कार्य को
नहीं किया जाना, कि जिसको हम नहीं करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह डू और डैश हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं। देन अब चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डू और डैश के बाद नोट लगेगा, ठीक है, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब तो इसके पश्चात जैसे कि हम अब एग्जाम्पल लेंगे कि सी डज नॉट राइट, वह पुस्तक नहीं लिखती है। तो इसमें अपन ने अपने कहा कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब डू जो है वो क्या लेंगे, जब प्लूरल पर्सन होगा, काम को करने वाला व्यक्ति बहुवचन होगा, तो उसके साथ हम डू यूज में लेंगे हेल्पिंग वर्ब। और चूंकि यहाँ पे सी जो है, सी वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए सी के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, है ना। सिंगुलर मीन्स एक वचन करता, यानी काम को करने वाला एक अकेला ही व्यक्ति है, और वह कौन है, सी। सी डज नॉट राइट, वह लिखती नहीं है, ठीक है। तो इसमें डज के साथ नोट लगेगा। अब सी इसमें क्या हो गया, काम को करने वाला, करने वाले को क्या कहेंगे हम, सी, तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने काम को करने वाला, करता। देन इसके बाद प्लस इसमें ऐड करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब डज। अब डज क्यों किया, क्योंकि सी जो क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन करता, ठीक है। देन इसके बाद हम लगाएंगे नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और देन इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और देन नोट के बाद वैसे भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। देन इसके बाद इसी का ही हम सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसमें है कि वी डू नॉट प्ले। अब वी इसमें क्या है, प्लूरल पर्सन है, यानी काम को करने वाला व्यक्ति है वी। वी जिसको कि कहेंगे हम, वी डू नॉट प्ले, यानी हम नहीं खेलते हैं। तो वी जो है वो प्लूरल है, यानी बहुवचन है कि हम नहीं खेलते हैं। तो हम में क्या हुआ, हम में दो तीन, यानी एक व्यक्ति तो है नहीं इसमें काम को करने वाला, दो है या दो या तीन, तीन या चार है, तो दो तीन चार मतलब दो से अधिक व्यक्ति हैं। तो इसमें आए वी, तो वी जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज लेंगे डू। तो इसमें हम कहेंगे वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। इसमें वी क्या हो गया, सब्जेक्ट। देन इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू, है ना। और देन इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगाएंगे नोट। और देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का तात्पर्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि ये क्या से स्टार्ट होता है, कि क्या हम खेलते हैं, क्या हम अपना कार्य करते हैं, क्या हम वहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब है इसमें क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे, इसका फॉर्मूला कहेंगे डू, स्टार्ट होगा डू और डैश, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के देन बाद इसके बाद क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसके साथ कुछ और भी ऐड होता है तो देन ऑब्जेक्ट वगैरह हम लिखेंगे। और देन इसके बाद लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क का साइन होगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक का निशान, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे कि डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। तो यू क्या है, इसमें यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन क्या है, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो डू के साथ हेल्पिंग वर्ब, मैंने जैसा कि आपको पीछे भी बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब पर्सन्स जो होंगे, काम को करने वाले कर्ता जो होंगे, वो अगर प्लूरल पर्सन होंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे, डू काम में लेंगे। तो यू जो है सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम डू। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, और हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू लेंगे, देन इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, और देन सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और देन इसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क मीन्स
क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो डू की जगह तो हम सबसे पहले डू लिया, फिर देन यू क्या है इसके अंदर, यू सब्जेक्ट है और प्लस प्ले क्या है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसा कि आप सभी को पता है वी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 फॉर्म्स होती हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक निशान। देन इसी में हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि डू वी प्ले, डू वी प्ले क्या हम खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें वी क्या हो गया, वी अपने आप में प्लूरल है, हम खेलते हैं। ठीक है, तो प्लूरल के साथ जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या लेंगे, प्लूरल के साथ बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लेंगे। ठीक है, तो डू वी प्ले है ना, तो डू क्या हो गया, डू तो हेल्पिंग वर्ब होगी, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी काम को करने वाला कर्ता हो गया, और प्ले क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक निशान साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क्स कि क्या हम खेलते हैं। ओके, देन थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं कि डज ही राइट कि क्या वह लिखता है। अब ही क्या हो गया इसमें, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता है, यानी काम को करने वाला कौन है, केवल मात्र एक ही व्यक्ति है और वह कौन है, ही। तो जब ही है, एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, डज। ठीक है, तो डज ही राइट क्या वह लिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ जाएगी डज, देन ही क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कर्ता। ठीक है, देन इसके बाद राइट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में हम लगाएंगे सिंबल, लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक निशान का हम निशान लगाएंगे। देन इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल 4 भी आता है इसके नेक्स्ट बार, तो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि डज सविता कुक फूड, क्या सविता खाना पकाती है ना, तो इसमें ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब सविता जो है पर्टिकुलर विशेष नेम है, नाम है, किसी लड़की का नाम है सविता। ठीक है, तो वह एक व्यक्ति हो गई, अकेले नाम से हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो एक सिंगुलर पर्सन है, एक वचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे यानी काम को करने वाला व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति है, तो इसके साथ हेल्पिंग लगेगी डज। देन इसके बाद सविता, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसमें, कुक, और इसमें फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सविता जो है वो कुक करती है, लेकिन कुक क्या करती है, फूड को करती है यानी भोजन को पकाती है, तो पकाना उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और जिसको हम हिंदी में जिसको कहेंगे हम कर्म। ठीक है, तो सविता कर्म कर रही है, काम कर रही है, लेकिन क्या काम करती है, वह भोजन पकाने का काम करती है, तो फूड इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और जिसे हिंदी में हम कहेंगे कर्म। तो डज सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डज लेंगे फॉर्मूले में, देन इसमें सविता क्या हो गई, सब्जेक्ट, कुक क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और देन लास्ट में हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव निशान, सिंबल, जिसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह।